मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है, लिहाजा प्रदेश का सियासी पारा भी अपने सबाब पर है। चौथे चरण की उन सीटों पर सबकी नजरें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर रहती है, और ऐसी ही एक सीट है उज्जैन। और आज सत्ता के महासंग्राम में उज्जैन सीट की पड़ताल होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। उज्जैन लोकसभा सीट पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। क्या नेता और क्या जनता सब चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं, तो लोकतंत्र के महापर्व में लोग भी अपने अपने मुद्दों पर नेताजी को तौल रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक शोर के है तो सिर्फ चुनाव का, तो हार जीत के अपने अपने तर्क और अपना अपना गणित भी राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं। महाकाल की नगरी के लोगों के मन में क्या है, यह भी बड़ा सवाल है। तो आज इसी सवाल का जवाब लेंगे। सांसद जी के काम का आकलन जनता से करवाएंगे। जनता खुद बताएगी कौन है कितने पानी में। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में बात करते हैं उज्जैन लोकसभा सीट की। बाबा महाकाल की नगरी और मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन का न सिर्फ यहाँ की कला, संस्कृति और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, बल्कि यह वो उज्जैन है जहाँ के संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ की राजनीति का असर भी पूरे प्रदेश और देश पर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, इस बार मध्य प्रदेश को उज्जैन से ही मुख्यमंत्री मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस इलाके में अच्छी पकड़ है, लिहाजा इस सीट पर जंग बेहद ही रोचक होती जा रही है। दरअसल उज्जैन लोकसभा सीट जनसंघ और भाजपा का गढ़ रही है। यह सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। 17 लोकसभा चुनाव में से 12 बार बीजेपी यहाँ जीती है, तो कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर कभी बड़ा चमत्कार नहीं कर सकी, खासकर तब जब वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। लेकिन 1967 से पहले यह सामान्य वर्ग की सीट हुआ करती थी। जनसंघ ने 1967 में यहाँ से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद हुकुमचंद कछवार, फिर फूलचंद वर्मा और फिर डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने चुनाव जीता। कांग्रेस को 1984 में इस सीट को जीतने का अवसर इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति के कारण मिला था, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में बलई वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू के पक्ष में रहा। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बलई समाज के प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय के जरिए सफलता हासिल की थी। वहीं इस लोकसभा सीट पर एक किंवदंती भी है कि कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर चलती है। कहा जाता है कि कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस का दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता। कांग्रेस ने दुर्गादास सूर्यवंशी और प्रेमचंद गुड्डू को दोबारा टिकट देकर विश्वास जताया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके। इसके उलट बीजेपी ने अपने एक ही प्रत्याशी सत्यनारायण जटिया पर एक नहीं 7 दफे विश्वास जताया और वे 6 बार चुनाव जीते। हालांकि भाजपा के सत्यनारायण जटिया को छोड़ दें तो ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जिसने दूसरी बार चुनाव लड़ा और सीट पर कब्जा बरकरार रखा। चिंतामणि मालवीय को भी पार्टी ने दोबारा टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार बीजेपी ने फिर अनिल फिरोजिया को टिकट दिया है, जिनकी टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार महेश परमार से होगी। हालांकि इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद मालू, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुरेंद्र मरघट कांग्रेस नेता हैं, प्रमोद व्यास हमारे संवाददाता हैं उज्जैन से, और हमारे इंदौर ब्यूरो हेड ललित उपमन्यु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद, शुरुआत आपसे ही करते हैं। उज्जैन में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हाल ही में डुबकी पॉलिटिक्स भी देखने को मिली थी। क्षिप्रा नदी का मुद्दा किस तरह से बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं परमार, क्योंकि 2018 में वो फिरोजिया को हरा चुके हैं विधानसभा चुनाव? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि परमार एक बार अनिल फिरोजिया को विधानसभा चुनाव ताराना से हरा चुके हैं, लेकिन अब ये महाकाल की नगरी जो है सीएम सिटी भी हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है उज्जैन, इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री आज थोड़ी देर में फिर आने वाले हैं। लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यहाँ दौरा हो रहा है और जो 29 सीटें मध्य प्रदेश की, वह जीतने का दारोमदार भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यों का बखान करते हुए आम जनता के बीच में जा रही है। क्या प्रमोद, जो क्षिप्रा नदी की हम बात कर रहे हैं, क्या इस बार वो चुनावी मुद्दा बनती दिख रही है? जिस तरह से सीएम ने डुबकी लगाई और उसकी गंदगी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस घेर रही है लगातार।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महाकाल, महाकुंभ और मोक्षदायिनी, इन तीनों के परिकल्पना के बजाय महाकाल, महाकुंभ और मोक्षदायिनी, यही तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो उज्जैन केंद्र स्तर तक जो है प्रसिद्ध होता है। यहाँ पर महाकाल की नगरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। 12 साल में एक बार यहाँ पर महाकुंभ लगता है। यही कारण है कि मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा में जो 12 से 14 गंदे नाले मिलते हैं, सीवरेज का दूषित जल मिलता है, इंदौर की जो खान नदी है उसकी गंदगी समाहित होती है, इसलिए मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को कहीं न कहीं डैमेज करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पर डुबकी भी लगाई, क्षिप्रा में जो है तैराकी भी की और यह संदेश दिया कि मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा के लिए नर्मदा नदी का जल भी लाया जा रहा है और एक नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि क्षिप्रा योजना बनाई जा रही है। इसलिए जो है परमार या कांग्रेस है इसे मुद्दा बनाती है, लेकिन हम इस पे काफी कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रमोद। तो मालू जी, इस बार क्षिप्रा नदी लगातार आप सत्ता में है मध्य प्रदेश में, मुद्दा बन गई है लोकसभा चुनाव में कि अब तक आप क्षिप्रा नदी को साफ नहीं कर पाए हैं और कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है और इस वजह से सीएम को वहाँ डुबकी तक लगाना पड़ती है और अब तो सीएम उसी गृह जिले से हैं, उनका गृह नगर है। ये क्षिप्रा को से लेकर गंगा को, नर्मदा को, इनको गंदा करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, इसलिए वो तो कह नहीं सकते। हमने सबसे पहले क्षिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना और जिस ढंग से हमने इसको प्रारंभ किया और आज क्षिप्रा नदी की सफाई के बाद क्षिप्रा को पवित्र बनाने का काम, इंदौर की जिस खान नदी की चर्चा हो रही थी, जिस सरस्वती नदी की, उसको नाला ट्रैपिंग करके उसमें भी अच्छा पानी का प्रवाहन करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं और वो सफलता मिल रही है और अब पूरी तरह से इसी अभियान पर काम चल रहा है। इसलिए पहले जैसी स्थिति आज नहीं है और कल और इससे बेहतर होगा। इसलिए पहले तो किसी ने प्रयास ही नहीं किए, प्रयास तो दूर, जो अच्छा जल प्रवाहन हो रहा था नर्मदा जी में, गंगा जी में या यहाँ क्षिप्रा में, उज्जैन में, वो एक जमाने में 60 के दशक में कितना अच्छा था पानी, हमने भी देखा है। लेकिन आज उसकी जो बदतर हालत करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ भी कहने का हक और अधिकार नहीं है। हमारा दायित्व था, हम दायित्व हमारा है और हम दायित्व को पूरा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों डुबकी लगाई और जनता के बीच में इसका संदेश दिया कि नहीं, क्षिप्रा अब दूषित नहीं है। तो मालू जी, कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है आपको उज्जैन लोकसभा सीट में? हमारी तो हमारे काम, हमारे वादे और जनता के बीच में हमारा रसूख, ये हमारी चुनौती है। कांग्रेस को चुनौती हम नहीं मानते क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और उज्जैन में तो चुनौती है ही नहीं। आप देखिए, लगातार जब कांग्रेस का शासन भी केंद्र में रहा तब भी यहाँ से यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुना और उसने बखूबी काम किया। इसलिए उसकी आवृत्ति कई बार हुई, चाहे फूलचंद वर्मा जी हों, सरोकार से जुड़ा सबसे बड़ा प्रमाण ये हो सकता है कि जब एक तरह से कांग्रेस थी तब भी भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ वो यहाँ रही। इसलिए यहाँ हमें कोई काम और हम जिस काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है, हमारी चुनौती और हम उसको पूरा करें। चलिए सुरेन जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेन जी, वो कह रहे हैं डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, कोई चुनौती नहीं है। आप वहां पर क्षिप्रा नदी गंदा करने का काम आप लोगों ने किया है, वो तो बेहतर कर रहे हैं और लगातार उसमें सुधार हो रहा है। जी, आपको जानकारी देना चाहता हूं, सीनियर नेता हैं। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो नागर साहब जो पंडित थे, कमल किशोर नागर जी, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया जिसके द्वारा क्षिप्रा शुद्धिकरण किया गया। माननीय जटिया जी कई वर्षों से यहाँ सांसद रहे, उन्होंने कभी उसकी कागजों पे सुध ली, एकदम वास्तविकता रूप से कभी वो वहां पे न वहां सफाई करने गए, न उनके किसी कार्यकर्ता द्वारा सफाई की गई। दिग्विजय सिंह सरकार में ये कार्य बखूबी किया गया और जो सरकार ये गोविंद जी बता रहे हैं कि हमने क्षिप्रा लिंक योजना, आपको शायद पता नहीं, वो लिंक योजना तो इनको बाद में मालूम पड़ा कि उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है। उसका सत्यापन जब किया गया
तो उसमें लिफ्टिंग योजना निकली, वो लिफ्ट करके लाई गई, उसका काफी खर्च सरकार पे रहा, उस सरकार में काफी भ्रष्टाचार हुआ, उस योजना में काफी भ्रष्टाचार हुआ। ये आवाज लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती आई है और शिप्रा मोक्षदायिनी शिप्रा उसको प्रणाम करते हैं। जो अभी पूर्व में हमारे महेश परमार जो यहाँ प्रत्याशी है, उन्होंने लगातार, इसके पूर्व हमारी कांग्रेस नेत्री नूरी खान जी थी, वो लगातार वहां पे धरने में बीच नदी में वो पानी के अंदर वो उन्होंने आमरण अनशन किया। ऐसी कई कांग्रेस आंदोलन कर रही है, लेकिन यहाँ जब कई दिनों से सरकार, जब आपकी कमलनाथ सरकार आई 15 माह की, तो इतना गंदा पानी हो गया कि आपको कलेक्टर कमिश्नर हटाना पड़े और आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन करते रहे। आपको मालूम जी, आपको शायद जानकारी नहीं है कि 1.5 वर्ष की सरकार में जो महालोक की आप बात करते हैं, जो महाकाल 1 के नाम से कमलनाथ जी ने पैसा दिया और उसकी शुरुआत की गई थी, और अचानक आप लोगों ने खरीद फरोख्त के 30-50 करोड़ में जो विधायक खरीद लिए, वो योजना आगे नहीं बढ़ पाई। आज जब बढ़ी तो वहां पे जो मूर्तियां गिर गई महाकाल के पावन मंदिर में, तो वो भ्रष्टाचार जब ओपन हुआ तो आपने बताया कमलनाथ जी सरकार के समय काम हुआ था, तो आपने खुद स्वीकार करा कि आप धर्म और सनातन के प्रति कितने जागरूक हैं, शिप्रा नदी के प्रति कितने जागरूक हैं। मैंने सवाल शिप्रा नदी का किया था, क्या कलेक्टर कमिश्नर को नहीं हटाया था कमलनाथ जी ने? गंदा पानी इतना था वहां पे। देखो, जब उनकी जानकारी आई कि कुछ उसमें त्रुटि थी, तो कलेक्टर कमिश्नर अपना ड्यूटी होती है उस सरकार की, वो बखूबी सरकार ने किया गया, और उसके आगे जाके उसको जो श्रद्धालु थे उनको अच्छा स्वच्छ पानी से। तो आप कह रहे हैं कि क्षिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना में भ्रष्टाचार हुआ, तो आपकी सरकार ने क्या किया फिर? कि बिल्कुल सरकार ने आवाज उठाई, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसकी विधानसभा में हमारे विधायकों ने क्वेश्चन लगाए हैं, वहां पे इसका जवाब तक दे नहीं पाए ये लोग। हमारे माननीय महेश परमार ने कई क्वेश्चन उठाए, हमारे महतपुर के विधायक अभी वर्तमान में उन्होंने क्वेश्चन उठाया वहां पे, दिलीप गुजर जी ने उठाया। तो सुरेंद्र जी, क्या इस बार कांग्रेस को लगता है कि जीवन दायिनी मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के सहारे वो बीजेपी को हरा देगी? कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी चीज का उपयोग नहीं करती, किसी अवसर का उपयोग नहीं करती। पूर्व में आंदोलन कर चुकी, शिप्रा की पूजा अर्चना करना हमारा धर्म नैतिक दायित्व है, उसको स्वच्छ करना कांग्रेस हो या भाजपा, किसी अन्य पार्टी का भी कर्तव्य है। वो लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई। मैंने जैसा कि आपको बताया, दिग्विजय सिंह सरकार में कमल किशोर नागर जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, उसके बाद शिप्रा शुद्धि हुई थी, उसके बाद लगातार इनकी सरकार, सांसद यहाँ रहे हैं, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं मालू जी से। मालू जी, वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह शासनकाल में सफाई हुई थी। किशोर जी नागर या दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता तो लगातार काम करे, सरकार ने क्या किया? दूसरी बात, यदि भ्रष्टाचार होता, सुनो, भ्रष्टाचार होता नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का और आप लोग मुद्दा उठाए तो जन जागरण होता और तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी उज्जैन इंदौर में पराजय होती बहुत बुरी तरह से। 9 सीट पूरी जीत रहे मत इंदौर की, और लोग खुश हैं, लिफ्ट करके तो लाएंगे ही पानी। ये प्राकृतिक, देखिए ये प्रकृति ने बनाए हैं पहाड़, नदी, पठार, इनको तो उसी हिसाब से लाना पड़ेगा ना भाई। ये कोई ऐसा थोड़ी है यहाँ से वहां तक पूरी रोड बन रही है, योजना जो ये पहाड़ काट के रोड बनाए रहे हैं। लिफ्टिंग नहीं, लिंक देखिए सफल है और लिफ्ट करके ला रहे हैं। सुरेंद्र जी, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे, बात आ जाने दीजिए। जो हमने कहा है उसको पूरा किया है। आपकी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी, तभी तो आप उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि कलेक्टर कमिश्नर को क्यों नापा यहाँ पर कमलनाथ ने। इसलिए क्योंकि वो जो ये अभियान चल रहा था उसमें उनकी कहीं न कहीं कोताही बरती। आपके नेताओं ने जो इसमें जो आता था उसमें कोई ठेकेदारी लेना, कोई क्या करना, इस तरह के काम जब करने लगे तब कलेक्टर असहाय हो गए। इसलिए हमारी सरकार लक्ष्य को लेकर काम करती है, हमारी सरकार गुणवत्ता को लेकर काम करती है। और अगर भ्रष्टाचार कहीं आप बात कर रहे हैं, आपके 10 लोग नहीं, आपके 100 लोग उठा लें, लेकिन जनता को मानना चाहिए आपकी बात। जनता तब मानेगी जब उसके पीछे कुछ तथ्य होगा, तर्क होगा और प्रमाण होंगे। जनता फिर बम्पर वोटों से जिता रही, इसका मतलब आप बोगस बात करते हैं। आपकी बुरी तरह पराजय हुई उसके बाद फिर विधायकों को खरीदने का आपको क्यों ऐसा आवश्यकता पड़ी कि आपने विधायक खरीद लिया? सरकार चलने देनी थी 5 साल। अपने विधायकों को संभाल के रखो, अभी भी जा रहे हैं विधायक। तो ऐसा नहीं है, संभाल के रखना, लेकिन ये विधायक को संभालो। खरीदने के प्रमाण कहां से आ गए? खरीदने की तो कोई बात नहीं, जा रहे हैं। आप तो संभालो विधायकों को, और खरीदने की बात, आप तो जो चला जाता है उसको बिकाऊ समझते हो। तो क्या कार्यकर्ता आप भी बिकाऊ हो क्या पार्टी में? पार्टी आप चले जाओगे तो बिकाऊ कहेंगे आपको। पार्टी के जितने भी आपने देखा कि इंदौर की घटना भी लगातार देखी जा रही थी, उनको किस तरह से गाड़ी में बिठाया गया, किस तरह। लेकिन सुरेंद्र जी, आप सीधे सीधे बोल देते हो खरीद लिया आपने, कोई प्रमाण है 50 लाख में खरीद लिया, 1 करोड़ में खरीद लिया। जो आपके विधायक अभी मौजूदा जा रहे हैं, अभी वर्तमान में जा रहे हैं,
इनको कौन ने आप खरीद टिकाऊ लिया? हो तो जाओगे आपकी- क्या किसी ने? हेलो। जी सुरेंद्र जी, 3 विधायक चले गए अभी, और हमें कोई जरूरत नहीं थी विधायकों को खरीदने की या उनको लेने की, खुद आ रहे हैं छोड़ छोड़ के। देखिए और आपके यहाँ तो नोट ले रहे गए श्रीमान, आपको पता नहीं है। आपका नोट भगत सिंह कुलस्ते, अशोक नोट अरगल ने आपके लोकसभा में बताया ये बंगारू नोट की गड्डी बंगारू खरीदने के। बंगारू लक्ष्मण जी का वीडियो सभी ने देखा बात है इधर, साहब। आप बात खरीदने और करो, बेचने की बात बात मत करिए। मुद्दे की आप करो, बात मुद्दे बात की है मुद्दे की मालू करो। जी, उसकी मुद्दे बात की करो, है। कैसे समर्थन हासिल किया था आपकी सरकार ने खरीदने बिल्कुल की बात समर्थन नहीं, करके। जनता ने जिताया था उनको। जनता ने बिल्कुल जिताया था चुनाव। जनता 50 जीत से के आए, ऊपर नहीं जनता ने जिताया। बढ़ पा रही थी आपकी संख्या। अब चलिए ललित जी को भी एक बार शामिल कर लेते हैं चर्चा में। ललित जी, जी, उज्जैन में मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, क्या इस वजह से छिपरा और भ्रष्टाचार मुद्दा बना रही है कांग्रेस? और क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे के सहारे वो कुछ कर पाएगी, जबकि बीजेपी का गढ़ है वो लगातार? देखिए मुद्दे, एक तो वो इस तरह का मुद्दा है जो रातों रात आप उसको ठीक नहीं कर सकते। दुनिया की बिल्कुल। कोई भी योजना हो, वो कितनी ही बड़ी मशीनरी लगा दें, आप कुछ भी कर दें, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस तरह से मुद्दा मुझे मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा। पहली बार कोई शिप्रा गंदी दिख रही हो, या अभी सीएम साहब बने हैं उसके बाद गंदी हो, ऐसा नहीं हो। एक ठीक है, कभी ठीक हो जाती, कभी खराब हो जाती, लेकिन वो मुद्दा ऐसा चुनाव में मुझे नहीं लगता। और जब से मुख्यमंत्री जी उज्जैन से हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक जो होता था वो, इंदौर एक बड़ा शहर है, तो इंदौर की छाया में कहीं न कहीं उज्जैन थोड़ा सा पिछड़ जाता था, क्योंकि सारी चीजें इंदौर आ जाती थी। लेकिन जब से सीएम साहब बने हैं, तो वहां जो ये नमामि शिप्रे 600 करोड़ की योजना आई है, हर चीज को वक्त लगता है। अभी शुरुआत हुई है, उनको 6 महीना 7 महीना हुआ है। महाकाल लोग बना है, वहां की इकोनॉमी सुधर गई उज्जैन की। जो मेरे पास आंकड़े हैं, कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग पर डे वहां विजिट कर रहे हैं, 60 लाख लोग। और जो सीएस की तैयारियां, तो केवल एक मुद्दा शिप्रा का, वो गंदी है नहीं है ये सब सेकेंडरी है। बहुत सारी जांचें, एकदम आप फौरी तौर पे किसी को ऊपर काला पानी देख के गंदा कह दो। लेकिन वो लेकिन जब महाकाल आप- लोक में भी तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं ना कांग्रेस वाले। देखिए, कोई जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना ब्रजेश जी, 100 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, तो एक दो खामियां, कोई दुनिया कोई कितनी भी बड़ी मशीन हो, अगर उसका एक पुर्जा भी हिल जाता है ना, तो उसमें से कहीं खटखट आवाज आने लगती है। तो अगर आप इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, इतना श्रद्धा का जो गढ़ है, केंद्र है, उसको अगर आप कोई बड़े पैमाने पे काम कर रहे हो, और एक आधी मूर्ति हवा से, मैं उनको पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल। मैं एक सामान्य ज्ञान की बात, तो आप अपने घर में अगर कुछ करते हैं छोटा मोटा काम, उसमें भी खोट आ जाती, तो उसको। और फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए महाकाल लोक में बैठा है, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, आपकी 7 में से 5 सीटें आप हार गए, उसमें उज्जैन भी शामिल है। तो अगर कुछ ऐसी चीज ललित होती, जी, अगर वो कोई मुद्दा होता, तो उसका रिएक्शन पब्लिक में दिखता। ऐसे ही ललित मैं जी, शिप्रा की, जी आपकी एक बात को मैं इसी को आगे करेक्शन कर दूं कि महाकाल लोक की जो मूर्तियां गिरी, वो ठेकेदार ने फिर बनवाई, सरकार का कोई जनधन नहीं लगा। नहीं, मैं वही वो कह रहा हूँ थी कि कोई भी आप बड़ा गारंटी काम एक करते हो, वो अपने अवधि आप में होती, बहुत कितने दिन ऐतिहासिक मगर काम खराब है। जब होता है, महाकाल- जब वो नया दिया जाए। ठीक। महाकाल लोक बहुत ऐतिहासिक काम है, बहुत बड़ा काम है। अगर उसमें एक पॉइंट कोई, लेकिन अगर उसका श्रेय खामी ललित जी कांग्रेस भी लेने की कोशिश कर रही है कि हमारा प्रोजेक्ट था, ये बाद में आ देखिए, गए, तो इसका ब्रजेश कुछ जी, फायदा इसमें मिलेगा बहुत- उनको? नहीं, बहुत एक हास्यास्पद बात उसमें बता दूं। जब महाकाल लोक बन रहा, मुझे अच्छे से याद है, तब मैं बराबर चुनाव कवर कर रहा था। जब महाकाल लोक बन रहा था, तब कांग्रेस उसका श्रेय ले रही थी। जब मूर्तियां गिरने लगी तो बोली ये तो इनका काम है, तो फिर पल्ला झाड़ लिया। फिर जब सब सेटल हो गया तो फिर बोले हमारा प्रोजेक्ट था। मेरा कहना है, घोषणा करना और उसको इंप्लीमेंट करना दो अलग अलग चीजें। मैं बार बार कहता हूं लोगों से कि लोग निष्कर्ष याद रखते हैं, संघर्ष भूल जाते हैं। आपने कितने कागज चलाए, कितनी नोटशीट चलाई, कोई मैटर नहीं उसमें। जिसने बना के जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया, वो अंतिम सत्य है। और वही अभी उज्जैन में इस समय दिख रहा है। ये जो आपको नमामि शिप्रे प्रोग्राम, जो योजना बनी है 600 करोड़ की, मोहन यादव जी जो लाए हैं, इसका रिजल्ट जो भी सरकार के पास 4.5 पौने 5 साल है, इसमें अगर आ जाता है तो ये अंतिम सत्य है। आपने कितने कलेक्टर सस्पेंड किए, क्यों कीचड़ में नहाना पड़ा था लोगों को, सब मैटर वाइंड अप है वो। तो सुरेंद्र जी, अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, श्रेय भी ले रहे हैं आप और गड़बड़ी हो रही है तो कह रहे हैं कि उन्होंने किया है। एक चीज तो कुछ कीजिए। और दूसरा, क्या बड़ी खाई है, हमने देखा है कि 2019 की हम बात कर लें तो वहां पर भी 33% मिले थे प्रेमचंद गुड्डू को वोट, और चिंतामन मालवीय को मिले थे 64%। यदि पिछले चुनाव की बात कर लें तो कांग्रेस को 34% मिले थे और फिरोजिया को मिले थे 63%। बड़ी खाई है, कैसे बांट पाएंगे?
देखिए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं जो कमियां होगी उसको दूर किया जाएगा। और लगातार लोग कांग्रेस संघर्ष करी, जमीन पे संघर्ष करती है, वो झूठ बोलना नहीं जानती, अपने लगातार उनके अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग कर रही है और आने वाले समय कांग्रेस का परिणाम अच्छा होगा। ये कई सदियों से कोई आता है जाता है चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस को विचार तो करना होगा। हम लोग भी ये बात कर रहे हैं कि भाई विचार नहीं, प्रश्न है कि कोई संवाद की कमी कहीं, लेकिन उज्जैन में तो आप इतनी गुटबाजी में उलझे हुए हैं कि आप कैसे कार्यकर्ताओं को साथ पाएंगे? उज्जैन में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं। कल हमारा सम्मेलन हुआ दक्षिण विधानसभा का, लगातार जो कार्यकर्ता 5 घंटे बैठक चली, उसमें लगातार बैठे रहे कार्यकर्ता और सुना उन्होंने कार्यकर्ता को, और प्लानिंग हुई उसको चुनाव को लेके। कोई गुटबाजी नहीं, सभी नेता एक मंच पे थे कल, सीनियर से लेके जूनियर नेता। कहाँ की गुटबाजी है बताइए आप? तो परमार ये खाई पाट देंगे? बिल्कुल 100% उन्होंने, अभी आपको पूर्व में आपको शायद जानकारी होगी कि महापौर का चुनाव उन्होंने लड़ा था, मात्र 500 वोटों से वो चुनाव हारे। किस प्रकार से हारे, कैसे हराया गया, ये सबको जनता जानती है और पब्लिक जो ये इस चीज को अच्छे से समझती है। हार तो हार होती है सुरेंद्र जी, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 500 वोट से हो, चाहे 5 लाख से हो। हारते हैं तो किसी ने हरा दिया तो जीत गए। हारते हैं तो आप संदेह पैदा करते अरे हैं। हार गए तो हरा दिया। लेकिन अरे हम कहाँ कह रहे हैं ये बात हरा दिया, हम तो ये कह रहे हैं कि सब लोग जानते हैं कि क्या हरा कांग्रेस- क्या नहीं करा था। कांग्रेस को तो हारती है तो ईवीएम याद आती है, जीत जाती है तो ईवीएम भूल जाती है। ऐसा नहीं ये है, जो EVM के सीखा है लिए ना, लगातार- आपको प्रशिक्षण यही दिया जाता है। जी, लगातार कांग्रेस पार्टी ईवीएम के लिए इसलिए लड़ रही है, कहीं ना कहीं चुप रहती है। आप क्या पता नहीं कैसा मैनिपुलेट करके काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ चले गए थे ना, करते क्या हैं। हुआ? तो है अरे ना, भाई चल रहा है सुप्रीम अभी कोर्ट बड़ी अभी बात लेकिन है उसी क्या? ईवीएम से तो वहाँ आप चले दूसरे गए। राज्यों में कर्नाटक से लेके देखिए अन्य देखिए, जगह जीतते अरे हैं ना। सुप्रीम के कोर्ट लिए गए आज थे, भी उसका धरने क्या दे रहे हुआ? हैं, मीटिंग हो रही है, सब कर रहे हैं लगातार। अभी चुनाव तो नहीं, अभी संविधान जहाँ जीतोगे, संविधान के खिलाफ जहाँ तो आप जीतोगे जा रहे हैं ना, संविधान को लगातार आप तार तार कर रहे जहाँ हैं। जीतोगे वहां बताना कि ईवीएम में खराबी थी। आप चैलेंज से कैसे बता सकते हैं कि इतनी सीटें आएंगी? संगठन इतना है आपका, तो फिर आप हाँ, हमारा संगठन है और लोगों का लोगों की नब्ज में हाथ है हमारा। तो वो तो हम लक्ष्य आपकी बता रहे हैं, तय किया है ना, 50 ये से थोड़ी ज्यादा नहीं नहीं तय किया बढ़ेगी। सुरेंद्र इस जी बार लोकसभा कि में आपकी सीटें उनकी बढ़ेंगी। इतनी 50 आएंगी, से ज्यादा लक्ष्य नहीं तय बढ़ेगी, किया है। हम बता रहे हैं। कांग्रेस की अब आप सीटें इसको बढ़ेंगी, ज्योतिष आपको पता चलेगा ये भविष्यवाणी बात। कहें या कुछ भी कहें, पता वो नहीं ममता भविष्यवाणी बनर्जी ने है, बता कहाँ दिया से 40 से जानकारी ज्यादा आती नहीं है आएगी। आपके उनको पास? बताओ। पता नहीं है, भविष्यवाणी चलिए है, माफी आपको चाहता हूँ मेरे कि अरे, पास- समय की एक आपके बाध्यता गठबंधन है। की सहयोगी सुरेंद्र जी, ममता मालू बनर्जी जी, करेगी। इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोक्षदायिनी छिपरा नदी इस बार चुनावी मुद्दा तो बन रही है या उसे बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार ने काम किया है, चाहे महाकाल लोक हो या छिपरा नदी के शुद्धिकरण का मामला हो, कहीं ना कहीं उसका पल्ला भारी दिखता है। अब मोक्षदायिनी के सारे किसको मोक्ष मिलता है, कौन संसद तक पहुंचता है, ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गुड